हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र की, जो कि 5वां प्रश्न पत्र था। इसमें 3 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के 2 भेदों के नाम लिखिए। इसकी साधारण सी परिभाषा है, दो शब्दों के मेल से दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के नाम में ही स्पष्ट है कि यहाँ पे स्वरों का मेल होना चाहिए। स्वर संधि के यहाँ पे उदाहरण पूछे गए थे, तो इसके 2 भेद हम क्या बता सकते हैं? दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, मुहावरा। मुहावरा से क्या तात्पर्य है? जब कोई वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो उसे मुहावरा कहा जाता है। ओके। तीसरा प्रश्न है हमारा, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों होता है? सामान्यतः 2 शब्दों को जोड़ने अर्थात आपस में संबंध स्थापित करने के लिए, जैसे कि विलोम शब्दों के बीच में हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए माता पिता। 4th क्वेश्चन है, तद्भव शब्द से किन्हें कहते हैं? तद्भव शब्द से तात्पर्य है जो अपनी मूल भाषा जैसे संस्कृत से समय के साथ विभिन्न परिवर्तित रूपों के बाद किसी दूसरी भाषा या अपने अपभ्रंश जैसे हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, पता है बहुत सारी किताबें सिंपली क्या कहती हैं, जैसे संस्कृत से जो शब्द यथावत रूप में ना हो करके विभिन्न समय कालखंड में अपभ्रंश अपहट्ट के बाद वर्तमान हिंदी में ग्रहण किए गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली यदि हम मूल भाषा, क्योंकि हमारी देवभाषा संस्कृत ही है जिससे बहुत सारे शब्दों की उत्पत्ति हुई है और हिंदी में ग्रहण किए गए हैं बहुत सारे परिवर्तनों के बाद, तो मूल भाषा के ब्रैकेट में यदि हम संस्कृत लिखेंगे तो ये और ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां, संधि और समास में अंतर को स्पष्ट कीजिए। संधि क्या है? संधि में दो स्वर अथवा व्यंजन यानी कि वर्णों का योग होता है और समास में 2 शब्द पदों का योग होता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, हमें पता है, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसी तरह से समास के 6 प्रकार होते हैं। संधि का उदाहरण सूर्य धन उदय हो गया, जैसे सूर्योदय, और समास का उदाहरण हो गया विद्या धन दान यानी विद्या का दान, तत्पुरुष समास। ओके। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास लिमिटेशन है 20 शब्दों की, नहीं तो हम और भी इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं कि समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, संधि का अर्थ होता है जोड़ना इत्यादि। अगला प्रश्न है 5वां, पर्यायवाची शब्द से क्या तात्पर्य है? समान अर्थ वाले शब्दों को जब एक ही अर्थ या किसी विशेष अर्थ का बोध हो तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए शिवलिंग पर जल का चढ़ना। शिवलिंग पर जल चढ़ता है, ना कि हम उसे नीर या फिर पानी चढ़ाना कहते हैं, है ना। तो एक विशेष संदर्भ में किसी शब्द का जब उपयोग होता है तो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। ओके। अगला है 7वां प्रश्न, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, थोड़ी देर के लिए रुकना। भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम के लिए कुछ विशेष संकेतों का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, विलोम शब्द से क्या आशय है? तो विलोम का मतलब हमें पता है उल्टा यानी विपरीत। इसी को हम परिभाषा में लिखेंगे, किसी शब्द के अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण दे दीजिए, जैसे रात का विलोम दिन होता है। 9वां प्रश्न है हमारा, पल्लवन किसे कहते हैं? पल्लवन का मतलब होता है कोई पंक्ति एक दे दी जाती है, फिर उसको हमें विस्तार करना होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? किसी वाक्य का भाव विस्तार करना पल्लवन कहलाता है, अर्थात किसी कथन, सूक्ति या लोकोक्ति के भाव को स्पष्ट करना ही पल्लवन है। ओके। इसे हम इंग्लिश में प्लोरिफिकेशन कह सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन कह सकते हैं, एम्प्लीफाई करना। ओके ना। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, व्यंजन संधि की परिभाषा दीजिए। तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन जो होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ओके,
उससे यदि किसी स्वर आ ई उ इन सब का मेल हो रहा है, या फिर का वर्ग चा वर्ग ट वर्ग का ही का वर्ग च वर्ग या ट वर्ग या किसी भी वर्ग से मेल हो रहा है, तो इस तरह के मेल से उत्पन्न संधि को व्यंजन संधि कहा जाता है। ओके, शर्त ये है कि एक जो इसमें पद है उसमें व्यंजन का होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर उदाहरण है सतधनवाणी सदवाणी। यहाँ दो व्यंजन हमें दिख रहे हैं। हम इसका रूल जानते हैं कि का वर्ग हो या खा वर्ग हो, जो भी वर्ग हो, उसका जो तीसरा पद होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ता का यहाँ क्या हो गया, ता था द, तीसरा वर्ग है द, और सतवाणी का सदवाणी हो गया। ओके, अब हम देखते हैं 11वां प्रश्न, पृष्ठांकन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जब कोई सरकारी अर्ध सरकारी पत्र अपने मूल रूप, यहाँ याद रखना है ये मूल रूप में रहेंगे, उसी मूल रूप में भेजने वाले को लौटाना हो अथवा उसकी प्रति जानकारी अथवा कार्यवाही के लिए अन्य विभाग अथवा कार्यालय को भेजना हो, तो हम उसी पत्र के पृष्ठ में पीछे साइड में, ठीक है, उसी मूल पत्र के हम विपरीत जो हमारा वहाँ पे स्पेस होता है वहीं पे सोच में टिप्पण एक नोट लिख देते हैं, है ना, उससे रिलेटेड जो भी सार होता है उसे लिख देते हैं। इसी को पृष्ठांकन कहते हैं। मूल रूप में आया हुआ पत्र हम लौटा रहे हैं और उसी मूल रूप में हमने क्या किया है, उस पत्र के पीछे अपना जो सार गर्भित हमारा एक उद्देश्य है उसको हमने वहाँ संक्षेप में लिख दिया। अगला है 12वां प्रश्न, शब्द युग्म से क्या तात्पर्य है? शब्द युग्म में ऐसे शब्द जिनके उच्चारण और ध्वनियों में काफ़ी अंतर होता है और इसी वजह से अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। उदाहरण ग्रह और गृह। ग्रह क्या हो गया, जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, और गृह क्या हो गया, घर, निकेतन, आलय। ओके, तो दोनों में एक मात्रा है, रा ही है, लेकिन दोनों का जो रा की मात्रा के अंतर के आधार पर दोनों ही शब्द विपरीत बिल्कुल एक दूसरे से अलग अर्थ दे रहे हैं, है ना। कई इसके उदाहरण होते हैं जैसे उपयुक्त, उपर्युक्त इत्यादि। 13वां प्रश्न है हमारा पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द मतलब एक विशेष शब्द के अर्थ को बताने वाला शब्द, जो कि शासकीय जो पत्र होते हैं, शासकीय कामकाज हैं, उनमें विशेष रूप से तकनीकी और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया जाता है जो कोई दूसरे अर्थ नहीं देते। अब इन्हें कैसे लिखेंगे? पारिभाषिक शब्द से तात्पर्य उन शब्दों से है जो ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, विभिन्न शासकीय क्षेत्रों में विशेष अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं और इनका अर्थ स्पष्ट व सुनिश्चित होता है। ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, समास के कितने भेद हैं, नामोल्लेख कीजिए। हमें समास की परिभाषा यहाँ नहीं लिखनी, उन्होंने पूछा हुआ है कि कितने भेद हैं और नाम लिखने हैं। तो 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, अवयवी भाव, हमने इन सब के नाम लिख दिए। अगला प्रश्न है हमारा लोकोक्ति। लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। लोकोक्ति एक ऐसी उक्ति यानी कथन है जो विभिन्न अनुभवों के आधार पर परंपरागत रूप से समाज में प्रचलित होती है। ठीक, अब इसका एक मुख्य ये हो जाएगा कि किसी क्षेत्र विशेष में काफ़ी समय से लोगों द्वारा अनुभवों के आधार पर कही जा रही है ना। जैसे इसका उदाहरण है हाथ कंगन को आरसी क्या। लोकोक्ति की जब भी बात होती है आपको इनके उदाहरण में एक शरीर के अंग का जरूर उदाहरण मिलेगा। जैसे यहाँ पे हाथ है, मतलब ये अलग से ही स्पेसिफाई कर दिया, ये लिखना नहीं था। अगला है 16वां प्रश्न, अनुस्मारक पत्र कब लिखा जाता है? अब यहाँ शब्द से स्पष्ट है, अनुस्मारक, स्मारक यानी स्मरण करवाना। किसी मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय से पूर्व प्रेषित पत्र पर मांगी गई सूचना, निर्णय अथवा कोई टिप्पणी अगर समय पर उपलब्ध न हो तो ध्यानाकर्षण हेतु अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। ठीक है, कोई शासकीय पत्र हुआ, अर्धशासकीय पत्र हुआ, इस पत्र पर यदि हमें कोई पूछा गया सवाल या जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसे रिमाइंडर हम भेज देते हैं, अनुस्मारक पत्र भेज देते हैं कि मूल पत्र ये था, संदर्भ ये था और इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए, है ना। अब अगला प्रश्न आता है हमारा
अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को आम जनता के लिए राजपत्र यानी गैजेट में प्रकाशित किया जाना अधिसूचना कहलाता है। ओके। 18वां प्रश्न है टिप्पण। किसी विचाराधीन विषय के निस्तारण हेतु उसके संबंध में लिखे जाने वाली जानकारी जिसमें स्पष्टता, संक्षिप्तता व तार्किकता होती है टिप्पण कहा जाता है। ओके ना। अब अगला है हमारा प्रश्न विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा देनी थी। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपह दन बल, तपह ये विसर्ग है हमारा। अब इसके बाद एक व्यंजन आ गया बा, तो यहाँ पे मात्रा बदल गई ओ में और तपह दन बल हो गया तपोबल। अंतिम प्रश्न है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तत्सम शब्द, वहाँ तद्भव पूछा हुआ था, तत्सम भी पूछ लिया। तत्सम शब्द से तात्पर्य उन शब्दों से है जो अपनी मूल भाषा जैसे संस्कृत से ज्यों का त्यों बिना रूप परिवर्तन के अन्य भाषा जैसे हिंदी यानी कि वर्तमान भाषा के स्वरूप में आ गए हों। उदाहरण सूर्य हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये 20 क्वेश्चंस थे, 20 प्रश्न थे हिंदी में पूछे गए जिनका हमने यहाँ पे आंसर दिया है। ये हिंदी की किसी भी साधारण सी व्याकरण की किताब में सभी परिभाषाएं हमें मिल जाती हैं और स्कूल के व्याकरण में हमने इन सब का अध्ययन किया हुआ होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पेपर का हल काफ़ी काम करेगा और आगामी परीक्षाओं में भी काफ़ी मददगार होगा। धन्यवाद।